हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में। लेसन 6 वो है लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9 के लिए। ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। वैसे ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में जानना, ठीक है। तो मैं पहले जो इसके बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एंगल को क्या करते हैं, एंगल देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल आप जानते हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है, एंगल आप क्लास में बनाया भी होंगे, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। ये कंस्ट्रक्शन भी आपको कराया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है, अब एंगल को एक स्पेसिफिक वे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एंगल को कैसे नापा जाता है, ठीक है। तो एंगल को नापने के लिए कई सारे सिस्टम हैं, ठीक है। डिग्री में नापा जाता है, मिनट में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो रेडियन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, तब आपको रेडियन पढ़ना है, ठीक है। अभी हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, ठीक है। डिग्री के बाद मिनट में नापते हैं, मिनट के बाद क्या होता है, सेकंड में नापते हैं। तो डिग्री बिगर यूनिट होता है, ठीक है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ये मिनट और सेकंड वो वाला नहीं है, टाइम वाला नहीं है, टाइम वाला मत समझिएगा, ये एंगल को मेजरमेंट करने का है, ठीक है। आगे क्लासेस में आपको मिनट और सेकंड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल। तो देखिए, राइट एंगल क्या होता है कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका मेजरमेंट एक्यूरेट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल को समझना हो तो समझ लीजिए कि आपके जो कमरे की दीवार है, फर्श है ना, ठीक है। और फर्श पे क्या होता है, दीवार खड़ी होती है। तो फर्श और दीवार के बीच में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अगर वो राइट एंगल नहीं होगा तो दीवार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है कि जब वो एंगल क्या होता है 90 डिग्री। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक एंगल ए बी सी है, ठीक है। इसको मेजर करें अगर प्रोटेक्टर से, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए, वो एंगल जिसका वैल्यू, जिसका मेजरमेंट, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, जिसको अगर नापा जाए 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। मतलब कि 0 से लेकर के 90 डिग्री से कम जितना भी हो सकता है, ठीक है। वो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ए बी सी अंदर वाला, ठीक है, इसका वैल्यू जो है हम नापेंगे अगर प्रोटेक्टर से, तो 90 से क्या होगा, कम होगा। तो 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये सब सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये एंगल देखिए, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका वैल्यू अगर आप नापेंगे तो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है, एबीसी ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब देखिए, किसी लाइन पे, कोई स्ट्रेट लाइन अगर सीधी लाइन है, उस पे जो एंगल बनता है, ठीक है, उसका वैल्यू 180 डिग्री का होता है। तो कहीं भी अगर 180 डिग्री का एंगल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कहीं कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। स्ट्रेट लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं कहूँ कि एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, आप नापोगे तो ये 180 डिग्री का होगा, इसलिए क्या ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। और देखो, अब आगे पढ़ोगे जब आप, तो आपको प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं कि उस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन एंगल है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा जो भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ये ऊपर वाला ध्यान देना, ये मैंने लिखा है ना ए बी सी, अगर मैं कहूँ ए बी सी तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऊपर मैंने बना दिया ना ए बी सी के ऊपर, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ कि देखो,
एक पॉइंट के चारों तरफ हम मानते हैं 360 डिग्री का एंगल बना, ठीक है ना। मान लो अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो इसके ऊपर ये कितने डिग्री का होगा, 360 में माइनस कर देंगे। अगर ये 100 डिग्री का एंगल है तो 360 में सब क्या कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 260। मतलब वो 180 से क्या हो, बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है टोटल एंगल, ठीक है। अब टोटल एंगल मतलब जो टोटल ही है, ठीक है। टोटल एंगल का मतलब क्या हुआ, जो टोटल ही है। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने डिग्री का एंगल बनता है वही टोटल एंगल होता है, ठीक है। और ये एंगल का वैल्यू जो है 360 डिग्री क्या किया जाता है, माना जाता है। बात समझ गया। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये टोटल एंगल है। तो कोई भी अगर पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ पूछा जाए कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो सिर्फ 360 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, देखो अगर दो लाइन है, ठीक है, और उन दो लाइन में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिससे दोनों लाइन जाती हो। जैसे चौराहा होता है ना, चौराहा का मतलब क्या होता है, चार रास्ते, ठीक है। एक रास्ता इधर के लिए जाता है, एक रास्ता इधर के लिए जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, तो अब देखो इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है ना, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब दो लाइन, देखो यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ए बी है, दूसरा क्या है, सी डी है। इसका एक कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये बात आती थी कि मैं एंगल पढ़ाते पढ़ाते बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों लाया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन लाने का कॉन्सेप्ट ये था, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल वे एंगल होते हैं जो, देखो वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अपोजिट माने एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन उनका वर्टेक्स एक ही होता है, ठीक है। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। समझिए कैसे, देखिए कौन से एंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये ए बी और सी डी, मैंने आपको बताया ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अब दोनों कहाँ पे काट रही है, ऊपर काट रही है। अब इसमें दो एंगल आप देखिए, ए ओ डी और बी ओ सी। इस वाले एंगल को देखिएगा, इस वाले एंगल को देखिएगा, इन दोनों का वर्टेक्स एक ही है ना, कौन सा है, ओ, ठीक है। जैसे मान कोई भी एंगल होता है, जैसे मान लो एंगल ए बी सी है ना, तो जहां एंगल बनता है उसी को उसका वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये बी इसमें वर्टेक्स होगा, वैसे ही यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है, ओ है, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल देखो वर्टेक्स एक ही है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब देखो ये एंगल ए ओ डी जो होगा, एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। मैंने लिखा है ना, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरीके से एक पेयर और बन रहा है, ये भी देखो ए ओ सी और बी ओ डी, इन दोनों का भी वर्टेक्स एक ही है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी, बात समझ गया। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इंटरसेक्ट एंगल के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन बताने का मतलब यही था, ठीक है। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अब इसकी चीज एक चीज देखिए, जनरली क्या होता है कि जब बच्चों से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो वो रटा रटा जवाब देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। समझ नहीं आता कि 90 डिग्री है क्या। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली वे एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जब होंगे तभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तभी वो एक दूसरे का क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कभी कोई अकेले एंगल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल होता है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा ना, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अगर दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब उनको एक दूसरे का क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे एंगल ए बी सी है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ए बी सी है, मान लो ये राइट एंगल है, ठीक, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ गए, ए बी सी 90 डिग्री है। अब इसमें बीच में मैंने एक एंगल बना दिया है, एक लाइन खींच दिया बी डी,
ठीक। तो जब बीच में लाइन खींचेंगे तो दो एंगल बनेंगे ना, ये एंगल बना और ये एंगल बना, ठीक। अब इस एंगल को मान लो ए है और इस एंगल को मान लो क्या है, बी है, ठीक है। ये टोटल एंगल 90 का है ना, तुम ए और बी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या होंगे, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। समझ में आ गया होगा। ये ए और ये बी, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री के बीच में बने हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है वैसे सप्लीमेंट्री भी होता है। फर्क बस इतना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 होता है, और सप्लीमेंट्री जो होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल हैविंग सम इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब कि एंगल का पेयर जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर बना दें, मैंने बताया था ना स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर को हम कहते हैं एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब जैसे देखो ये एक लाइन है एबीसी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल एबीसी का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री। पूछूंगा क्यों, तो कहोगे स्ट्रेट लाइन है। अब देखो एबीसी पर बीच में मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, तो दो एंगल बन गया ना, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना। मान लो ये ए है और ये बी है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एंगल ये क्या डिग्री का है, 180 डिग्री का है ना। तो ए और बी को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। जब दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर कोई एंगल 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 30 डिग्री में कितना जोड़ेगी, 90 हो जाए, 60 डिग्री, तो 60 और 30, बात समझे। अगर मान लो वही कहा जाए कि 30 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 150 ऐड करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल, ठीक है। मतलब ऑल अबाउट तो नहीं हुआ, अभी और भी एंगल पढ़ने हैं, ठीक है। तो उन एंगल को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, वो है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक। ट्रेन चलते हुए देखे आप लोग, ट्रेन होता है ना, ट्रेन की पटरियों को देखिए, ठीक है। ट्रेन की पटरियां ऐसी बनाई गई होती हैं कि उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा सेम होता है, बात समझे। ट्रेन की पटरियां ऐसी, भले ही कहीं मुड़ गई हो चाहे कुछ, उससे मतलब नहीं है। मैं पहले भी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर ट्रेन की दो पटरियां हैं, जो रेल उसका होता है, तो दो रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा सेम होता है। अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही जब दो लाइन्स होती हैं कि जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, इक्वल हो, वो बदले ही ना, ठीक है, तब ऐसे लाइन्स को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी लाइन्स जिनके बीच हमेशा क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन की खासियत होती है, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसको नोट कर लीजिएगा। पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। चाहे आप आगे बढ़ा दीजिए उनको, चाहे पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिखा कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल, देन दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स, ठीक है। These lines do not intersect each other either in forward direction ना। तो अब देखो जैसे मान लो ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है। अब इसको चाहे आप इधर बढ़ा दो और चाहे इधर बढ़ा दो, ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। उसको जैसे ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस का मतलब कि कहीं भी नापोगे आप इनके बीच में, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको सिंबॉलिक रूप में मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये भी पैरेलल टू क्या हो गया, सी डी। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा कि लाइन ए बी और लाइन सी डी दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइन, दो लाइन के बीच जब इक्वल डिस्टेंस रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। अब एक और बहुत जरूरी चीज है, ये भी समझ लीजिए के साथ, पैरेलल लाइन के साथ ही उसको समझना पड़ेगा। और ऐसा मान लो ये ए बी और सी डी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे तिरछी इसको ऐसे काट दिया उसने, ठीक है। मान लो ए बी सी डी, ये ई एफ हो गया, और इसने इन दोनों लाइन को काटा, कहाँ पे काटा, जी और एस पे काटा, बस समझ गया। तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, बात समझ गए। ये पैरेलल लाइन है और कोई एक लाइन जो दोनों को काट रही है, उससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज
ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। तो आप लोगों को पैरेलल लाइन, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ध्यान से सुनना, जब दो पैरेलल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, काटती है, ठीक है, तो उसमें कई सारे एंगल्स बनते हैं और उनको अलग अलग क्या दिया गया, नाम दिया गया है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब मैं उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली चीज ये देखो, अगर ए बी, देखो दो लाइन है ना, ए बी और सी डी, ठीक है, यहाँ पे लाइन ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ये मैंने आपको बताया था। और इसमें ई एफ क्या है, ई एफ जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो देखो कितने एंगल बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने वैसे ही नंबरिंग कर दिया है, ज्यादा आसान होगा, पॉइंट लेकर के लिखते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, ये 5, 6 और ये 7 और ये क्या हुआ 8 एंगल टोटल बने हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये है कि अगर दो लाइन, ठीक है, पैरेलल हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, काटती है, तो उनके एक साइड का जो एंगल बनता है, पेयर ऑफ इंटरनल एंगल, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, तो 1 और 5 इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। 4 और 6 इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। अगर 180 नहीं होगा, ठीक है, तब वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ये पैरेलल लाइन का एक कंडीशन भी है। ठीक है, इसका और इसका सम अगर 1 और 5 और 4 और 6 का सम 180 होगा, तभी ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात समझ गए, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक, बात समझ गए। तो ये कंडीशन आप इसको याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं लगाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहा जाता है संगत कोण। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करना उसको रटना ये बहुत मतलब बेकार चीज है। इसमें आप इसको समझिए कि एक्चुअल में है क्या ये करस्पॉन्डिंग। देखो ये 2 है ना, तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5 होगा। ये 2 तो 2 का करस्पॉन्डिंग 5। ये 1 है तो 1 का करस्पॉन्डिंग 8। ये 4 है तो 4 का करस्पॉन्डिंग 7। ये 3 है तो 3 का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 6 हो गया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है, जैसे एक एंगल का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये एंगल 2 है ना, तो 2 का करस्पॉन्डिंग 5 है, 2 और 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, एंगल 1 है, 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, तो 1 और 8 क्या होगा, इक्वल होगा। 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 6 है, तो 3 और 6 क्या होंगे, इक्वल। ये 4 है, 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 7 है, तो 4 और 7 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एंगल जो होता है उसका जो करस्पॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट माने उसको हिंदी में कहते हैं एक अंतर। ठीक है, मतलब एक अंतर पर। ठीक, अब देखो ये एंगल 1 है ना, ठीक है, तो इसके कोने पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसके अल्टरनेट में जो बनेगा, अल्टरनेट साइड में जो एंगल बनेगा, ये अल्टरनेट साइड कहा जाता है। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, अल्टरनेट। तो 1 और 6 ये अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, और 4 और 5 ये भी अल्टरनेट होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो यही क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है और क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लो ये दो लाइन है, समझ गए, ये दो लाइन है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, फाइंड अदर। बात समझ गए, अगर एंगल 1 क्या है, 30 डिग्री है, तो बाकी के एंगल फाइंड करो। बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। देखो एंगल 1 कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है ना, तो अब ध्यान देना कि 30 डिग्री का एंगल है, तो अब मैंने 1 को क्या बताया, 1 किसके बराबर होगा, 5 के, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। बात समझ गए। उसके बाद देखो 5 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, अब 5 का अल्टरनेट कौन होगा, 3 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30। बात समझ रहे हो। अब देखो ये 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अब एक लाइन पे 180 का बनता है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। एंगल 4 कितना हो जाएगा, 150 का। बात समझ गए।
अब 4 किसके बराबर होगा, 6 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, 4 और 6 करेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 150 का। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सभी एंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक एंगल अगर यहाँ पे पता है तो हम अल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग और हाँ वर्टिकली अपोजिट उसको भी लेकर के सारे एंगल क्या कर सकते हैं, इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो जहाँ वीडियो आप देखेंगे वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, तो उसको क्या कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। और ये बेसिकली है तो 9th में, लेकिन सभी क्लासेस के लिए जरूरी है। तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे, उनको भी ये वीडियो क्या कीजिएगा, दिखाइएगा। धन्यवाद।